हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज सुबह दोस्तों मेरा ताइक्वांडो का सेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरा जो नी है ना, लेफ्ट साइड वाला, ये बहुत ही क्या बोलते हैं बेंड नहीं हो रहा था, पेन कर रहा था सुबह सुबह। तो मतलब क्या होगा। तो मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, मुझे लगा कि तो ऐसे ही कुछ पेन हो रहा होगा, बट फिर धीरे धीरे आधे घंटे बाद में मुझे पता चला कि मेरा पैर भी बेंड नहीं हो रहा है और काफ़ी पेन हो रहा है। तो ताइक्वांडो तो मैं गया नहीं। एक्चुअली कल रात में जिम से मुझे 1:30 बज गया था आते आते, खाना वगैरह खा के 2 बज गया था। मुझे लग रहा है शायद जिम में, वैसे तो मैंने एब्स किया था कल, बट स्ट्रेचिंग के टाइम पे थोड़ा शायद मुझे लग रहा है नी में दिक्कत हो गई थी। तो आज मैंने सोचा कि पूरा घर में रेस्ट करते हैं, और रेस्ट के साथ में ही पूरा घर सुबह उठते ही मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे, पूरा झाड़ू वाड़ू लगाया, वैक्यूम लगा के पूरा पोछा लगाया, सिंक साफ किया, बाथरूम वगैरह पूरा साफ किया, बालकनी क्लीन किया, भगवान की पूजा वगैरह की, और जो हमारे बाहर हमने ये पौधे लगा के रखे थे ना, वो मैंने अंदर ला लिया ऑलमोस्ट सारे। क्योंकि देखो बाहर ना इतनी गर्मी है, तो देखो जल रहे इस तरीके से, देखो पत्ते सूख रहे थे, तो मैंने इसको अंदर ला के रख दिया है। और यहाँ भी है, इसको भी मैंने अंदर ला के रखा है। देखो कैसे ये बर्न हो रहे थे, तो अंदर ला के आई थिंक 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएंगे आई गेस। ये भी मैंने टीवी के पास में रूम में ला के रखा है, क्योंकि ये रूम में अभी एक्चुअली मैंने, यहाँ बहुत गर्मी है ना, तो मैंने एसी लगा के रखा है। तो आई थिंक शाम तक थोड़ा इसको भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कोई पत्ते कैसे जल रहे इसके। वैसे तो मैं शॉट पीता हूँ एस्प्रेसो का, बट इतनी गर्मी है ना, तो शॉट पीने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं फिर उसका आइस कॉफ़ी बना लिया है। ऑफिस रूम भी मैंने सुबह सुबह पूरा क्लीन किया है, झाड़ू वाड़ू लगा के एकदम, धूप भी लगाया था सुबह, तो अच्छा स्मेल आ रहा है। और ये कुछ नोट्स बनाए थे मैंने, ये भी एक्चुअली मुझे फेयर करना है, ये वीकली नोट्स है, इसको फेयर करके अभी मैं प्लान करना है। तो हाँ, धूप देख लो यहाँ से, वैसे सनलाइट बहुत अच्छा आता है ना, तो यहाँ पे बैठने का बड़ा अच्छा, यानी दिन भर यहाँ बैठने का मन करता है। और हाँ, अभी एक मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उकुलेले पे तावा चाके का गाना है शायद बोल के, अगर आपने सुना होगा। तो उकुलेले पे अच्छा बनता है। वैसे हमारे पास में गिटार भी है, कभी कभी मन करता है तो मैं गिटार भी बजा लेता हूँ, बट अभी हम थोड़ा उकुलेले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा पैर लेफ्ट वाला इतना दुख रहा है, तो आज बाहर का तो वैसे कुछ जिम तो नहीं जाऊँगा वैसे मैं, तो दिन भर आज हमें घर पे ही रुकना पड़ेगा। देखते कुछ छोटा मोटा ऐसे व्लॉग शूट कर लेते हैं। बालकनी में देखो कितना हालत ख़राब हो चुकी है हमारे। वैसे बाय द वे केले लाए थे हमने कल, कितना आधा डजन 300 येन के। गर्मी इतनी है ना, देखो मोस्टली जो पेड़ है ना मेरे सूखने को आ गए हैं। धूप अभी है अराउंड 40 डिग्री के आसपास, और बहुत ह्यूमिड है। और ह्यूमिडिटी को जापानीज में बोलते हैं मूशी अत्सुई। और जापानीज लोग ज़्यादातर इतनी धूप में बाहर तो बिल्कुल भी निकलती नहीं है, बस घर में रहते हैं। और अभी समर वैकेशन चल रहे हैं, तो ज़्यादातर जापानीज लोग एक तो घर में रहेंगे, या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर गर्मी कम है। तो जापान में भी ऐसे कुछ जगह है, एरिया है, सिटीज़ है, जहाँ पर एज़ कम्पेयर टू टोक्यो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, नेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो ज़्यादातर लोग फिर छुट्टियों में 4-5 दिन वहीं चले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे आपको और एक अपडेट देना है हमारे मेंबरशिप के रिलेटेड। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो रिसेंटली मैंने अभी उसको अपडेट किया है। तो बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और साथ ही में आप मेरा चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो 4 मेंबरशिप है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। तो जो टियर 1 है वो साकुरा है, जिसमें आपको काफ़ी सारे पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड है हमारा सामुराई, जो कि टियर 2 है, उसके जो पर्क्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। थर्ड है हमारा टियर शोगुन बोल के, उसके पर्क्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और जो लास्ट वाला है गेशा, जो कि है प्रीमियम मेंबरशिप टियर 4, उसके भी पर्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें एक खासियत ये है गेशा मेंबरशिप की, जिसमें आपको मैं 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन भी देने वाला हूँ मंथली। तो आप आपके पर्क के हिसाब से आप कोई भी चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो, एंड देन आई एम एट योर सर्विस। तो करंटली हमारे जो टियर 1 मेंबर्स है वो कौशिक दास, आदित्य वर्मा, मोनिशा मिश्रा, एंड रिसेंटली ज्वाइन किया है मैं एनिमे लवर ने। एंड हमारे जो टियर 3 के मेंबर्स है वो है वैंडी डेट। तो थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल का मेंबर बनने के लिए। तो पैर के चलते आज तो हम बाहर निकलने वाले हैं नहीं, जिम भी आज नहीं जाने वाले हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं। और ऐसे में देख रहा था आपके कमेंट्स, तो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट किया है अमन कुमार ने। अंकित भैया, वी वांट द कंप्लीट वीडियो अबाउट योर जर्नी इन स्टोरी टेलिंग मोड। तो आई थिंक मैंने काफ़ी व्लॉग्स में छोटे छोटे क्लिप्स में से आपको बताने की कोशिश की है मेरे जर्नी के बारे में, मैं जापान कैसे आया एंड मेरा एजुकेशन क्या रहा पास्ट में, और क्या मैं कब जापान में आया, और जापान आने से पहले भी मेरा क्या एजुकेशन था, क्या पढ़ाई की मैंने, कहाँ पर मैं पढ़ा एग्जैक्टली, और क्या क्या मेरे फेलियर्स थे। वो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पूरे एक वीडियो में शायद इसको बताया होगा। आई थिंक कुछ दिन पहले मैं लाइव आया था, तब भी शायद मैंने आपको
थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया था चीज़ें, तो मैंने सोचा कि चलो आज वैसे भी बाहर जाना है नहीं तो बात करते हैं मेरे स्टोरी के बारे में, अबाउट मी बिफोर कमिंग टू जापान एंड आफ्टर कमिंग टू जापान। शुरू से शुरू करते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों ने रिसेंटली चैनल ज्वाइन किया होगा और उनका मेरे लिए पर्सपेक्टिव शायद कुछ और हो सकता है कि अंकित भैया जापान में रहते हैं, बहुत हाई फाई है और भी कुछ बातें हो सकती है, कमेंट में कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि मेरा जापान आने से पहले मैं कहाँ से था एग्जैक्टली। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ दोस्तों, इंडिया के महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है। आई थिंक उसका 10-12 हज़ार पॉपुलेशन होगा, बहुत छोटा सा गांव है। और वहाँ भी मेरा जो एजुकेशन था 10+2 तक का मैंने गवर्नमेंट स्कूल जो होती है फ्री वाली, तो वहाँ से मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, जो कि पूरा मराठी मीडियम में था। अब आप में से काफ़ी लोग अभी बीच बीच में कमेंट करते हैं भैया आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करो। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा 10+2 मराठी मीडियम में हुआ है। इंग्लिश मीडियम तो जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तब स्टार्ट होता और तब मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअल में। तो हो सकता है मेरा इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे हो, इट डजंट मैटर, लैंग्वेज इंग्लिश मैटर इतना नहीं करता है जापान में, जापानीज मैटर करता है। बट एनीवे बैक टू आते हैं हमारे जर्नी पे। तो 10+2 मेरा साइंस में हुआ है एक्चुअली। तो उसके बाद में मेरा प्लान था कि डॉक्टर बनना। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, मेरे फैमिली का प्लान था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मेरा बिल्कुल डॉक्टर बनने में कुछ भी 0% इंटरेस्ट था। मुझे बनना था इंजीनियर। तो मुझे एक ही एग्जाम पता था वो टाइम पे कि CET की एग्जाम होती है 12th के बाद में कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो बस मैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। वो टाइम पे मुझे IIT होता है नहीं होता है मुझे कुछ पता ही नहीं था। गेट की एग्जाम होती है, AIEEE की एग्जाम होती है, वो टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था इन चीज़ों का। तो मैंने बस क्या किया, CET की तैयारी करी। उसमें मुझे 200 में से 119 यानी 119 मार्क्स आए थे, यानी वो टाइम पे वो अच्छे मार्क्स थे। तो फिर मुझे ऑटोनॉमस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला नागपुर के। तो वहाँ से मुझे 4 साल मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी CT में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब होता है ना कि आप एक छोटे गांव से बड़े सिटी में जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जैसे आप इंडिया से जापान में फर्स्ट टाइम आ रहे हो कोई एक देश में, वैसे मेरे लिए वो छोटे से गांव से लेके उस नागपुर सिटी में जाना मेरे लिए वो एक देश ही था अलग। तो पहले दिन कॉलेज में वहाँ पे सारे लाइक अलग अलग बड़े बड़े सिटी से और मोस्टली सारे नागपुर के स्टूडेंट्स थे मेरे कॉलेज में। हाई फाई कार से आते थे, बाइक से आते थे, ग्रुप था उनका, इंग्लिश में बातें करते थे। और मैं मराठी मीडियम से आया, तो मुझे ना बात कम्युनिकेशन स्किल मेरा एकदम खराब था वो टाइम पे। ना ही मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी, और लड़कियों से बात करने का तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। लड़की बाजू से जा रही तो मैं से नीचे देख के साइड से निकल जाता था। और क्लास में हमारे अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स थे, उसमें से आधे गर्ल्स थी, आधे लड़के थे। और मैं सबसे लास्ट में बैठता था, एकदम पीछे वाले बेंच पे, एकदम कॉर्नर में, ताकि मुझसे कोई बात ना करे, टीचर कोई क्वेश्चन ना पूछे, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। उसके चलते मैं पीछे बैठता था। धीरे धीरे फिर मैंने नोटिस किया कि यार ऐसा करके मतलब नहीं है, मैं पीछे रह जाऊंगा। इंप्रूव तो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, की लाइफ में कुछ चेंज आया है और आप उस डर के या फिर बस उसी फेज में अगर मैं रहता तो मैं आगे बढ़ नहीं पाता। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने फिर इंग्लिश क्लास वगैरह वो टाइम पे लगाया था, इंजीनियरिंग के टाइम पे 4-5 महीने का क्लास सुबह में जाता था इंग्लिश पढ़ने के लिए वो टाइम पे। और कम्युनिकेशन स्किल मेन यानी मेरा था, कम्युनिकेशन स्किल, बात कैसे करना है, 10 लोग सामने आ गए तो उनको कैसे फेस करना है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो सब मैं 3-4 महीने सीखा वहाँ पे। और मैं थोड़ा वो टाइम पे स्टूडियस था, तो मेरा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहता था, ना कि दोस्त ग्रुप बनाओ, उनके साथ कैंटीन में बैठो, घूमने जाओ, वो मेरा ज़्यादा पर्पस था नहीं वो टाइम पे। तो मैं बस लाइब्रेरी में बैठता था और मेरे 4-5 मेरे ही एरिया के दोस्त थे, मेरे जैसे ही थे वो भी तो मेरे दोस्त बन गए। एंड बस फर्स्ट ईयर मैंने बहुत पढ़ाई की, अच्छे नंबर भी आए थे मेरे। सेकंड ईयर में फिर हमारा जैसे होता है ना कि फर्स्ट ईयर में सेम डिपार्टमेंट, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के एक ही इसमें होते हैं। फिर सेकंड ईयर में डिपार्टमेंट सबके अलग अलग हो जाते हैं, सब चले जाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो मेरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट था, वहाँ चले गए, वहाँ पे और नए दोस्त आए मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़े नए दोस्त बनाते, ग्रुप बनाते, ताकि आगे भी अच्छे से एक दोस्त बनते कॉलेज में तो वही आगे काम आते। तो हमारा एक ग्रुप भी बन गया था वो टाइम पे, अच्छे दोस्त थे मेरे सारे। तो उनके साथ में भी अच्छा टाइम स्पेंड किया और पढ़ाई पे ध्यान दिया। बट होता है जैसे लेवल बढ़ती गई कॉलेज की, पढ़ाई होता है ना कि ध्यान थोड़ा मेरा सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ाई पे थोड़ा नहीं बोल सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान कम हो गया था मेरा वो टाइम पे। तो नंबर कुछ कम आए थे मेरे, बट एनीवे मैंने वो बाद में कवर कर लिया था। बट फाइनल ईयर में होता है ना कि 60% डॉट चाहिए होता है आपको, अगर आपको पास आउट होना है तो आपको अगर कंपनी में बैठना है, कोई कंपनी में अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, वो नाम भूल गया एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट शायद वो टाइम पे सब बोलते थे उसको, रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। पर मेरे पता है कितने परसेंट आए थे लास्ट ईयर में, एक्चुअली थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है वो रिक्रूटमेंट, 59.9
9, यानी 0.1% मेरा कम था 60% से, और वो क्राइटेरिया था कि 60% है तो ही आप कंपनी में अलाउ हो सकते हो। बट मुझे लगा कि चलो लक आजमा के देखते हैं, तो 1-2 कंपनीज भी आई थी वहाँ पे, महिंद्रा और ऐसे TCS वगैरह। एक होता है ना कि इंट्रोडक्शन एक सेशन होता है स्टार्टिंग में, जितने भी स्टूडेंट्स अलाउ है बैठने के लिए वो इंटरव्यू में, वो सब एक हॉल में बैठते हैं और उनको सब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी क्या है, कैसा क्या प्रोसेस, सब 1 घंटा समझाते हैं। तो वो टाइम पे पता है क्या हुआ, ऑडिटोरियम में हम बैठे थे सारे, अराउंड 100-200 स्टूडेंट्स थे जो सारे एलिजिबल थे। उसमें टीचर आते हैं अंदर, अनाउंस करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स के नंबर बिलो 60% है, पीछे के दरवाजे से उठ के चले जाओ। एक बार और अनाउंस करता हूँ मैं, जिनका 60% से कम है वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप से चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो बेइज्जत, यानी उनका लैंग्वेज अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट उन्होंने इस तरीके से बोला था कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका बेइज्जती करके हम आपको निकाले, आप पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तो मैं और 1-2 लोग और थे इधर उधर बैठे हुए, मेरे पहचान के नहीं थे, बट वो मैं सेंटर में बैठा हुआ था। अब वो बोले पीछे के दरवाजे से जाओ, तो भाई पीछे के दरवाजे से जाना तो उठ के तो जाना ही पड़ेगा। अब सबके नज़र में तो आ ही जाता मैं कि भाई इस बंदे के तो नंबर कम है, आके बैठ गए यहाँ पे, बट ऑप्शन था नहीं। चुपचाप से मैं खड़ा हुआ, सब देख रहे थे मेरे पास में, पीछे के दरवाजे से उठ के मैं निकल गया। वो कंपनी में बैठ नहीं पाया मैं, और 3rd ईयर में जितनी भी कंपनीज आई, एक भी कंपनी में मैं बैठ नहीं पाया और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। फाइनल ईयर में फिर मैंने बहुत पढ़ाई की और डॉट मेरा 60 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था। एंड जो होती ना आखिरी कंपनी जो होती है एकदम छोटी छोटी, वो आई, और उसमें, और सबसे लास्ट वाली कंपनी थी, उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन। बट उन्होंने बोला था कि आपको ट्रेनिंग के पैसे देने पड़ेंगे हमको 60,000 रुपीज़, एंड 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद में आपका एक बार फिर से इंटरव्यू होगा और फिर आपको सिलेक्ट करेंगे। बोला यार ये क्या चीज़ हो गई, बट मैं डेस्परेट था थोड़ा कि यार अब जॉब तो है ही नहीं मेरे पास में, ये है तो चलो कोई बात नहीं, 60,000 देके ट्रेनिंग ले लेते हैं। बट मेरे डैड ने मना कर दिया कि भाई 60,000 देके क्या मतलब है, इसी कंपनी तो कभी उन्होंने मैंने सुनी नहीं है, नहीं देना है। डैड ने मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने वहाँ अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यार जॉब नहीं तो क्या हुआ, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, आगे की पढ़ाई करना है। क्योंकि मैं थोड़ा स्टूडेंट्स था और मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट था पढ़ाई करने में, तो आई थॉट कि चलो मास्टर करते हैं। तो मास्टर करना है तो उसके लिए मैंने GRE का भी तैयारी किया था 3rd ईयर में। तो GRE की एग्जाम दी थी मैंने, 25,000 वो टाइम पे मेरे लगे थे। बट उसमें मेरा इंग्लिश खराब था तो इतना अच्छे नंबर नहीं आए थे मुझे, आए थे ठीक ठाक नंबर, यानी एक एवरेज कॉलेज मुझे US का मिल जाता था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कॉलेज का फीस वगैरह, भाई करोड़ों में जा रहा था उसका फीस। तो मैं सोचा कि लोन वगैरह लेंगे एंड ऑल। फिर दिमाग में आया कि यार नहीं इतना इन्वेस्ट, लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके US में जाके पढ़ना, इट डजंट वर्थ इट। तो मैंने वो प्लान हटा दिया और फिर मैंने मास्टर सोचा इंडिया से ही करते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा ब्रांच चूज करते हैं जो कि थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा डिमांडिंग रहो फ्यूचर में और अभी थोड़ा यूनिक हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैकेट्रॉनिक्स। जिन लोगों को नहीं पता, मैकेट्रॉनिक्स होता है, मिक्स होता है सारे ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT सब मिक्स ब्रांच होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैकेट्रॉनिक्स में करते हैं, और 2 साल मैंने मास्टर्स के लिए वहाँ पर अप्लाई किया पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी में। और आई थिंक वो 2-3 ही कॉलेज है पूरे उस महाराष्ट्र में जहाँ पर वो मैकेट्रॉनिक्स में मास्टर्स था। तो मैंने वो लिया एडमिशन वहाँ पे, और फर्स्ट ईयर ओनली स्टडी, यानी मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। कॉलेज, लाइब्रेरी, मेरी पढ़ाई, दैट्स ऑल। मेरे क्लासमेट्स घूमने जाते थे इधर उधर, सब उनका चालू रहता था, बट नहीं, मैं बस मेरे 1 साल पूरा पढ़ाई पे फोकस किया। अच्छे नंबर भी आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में। बट देन आई थॉट कि चलो यार मेरा पढ़ाई में और इंटरेस्ट है, मुझे और मज़ा आ रहा था पढ़ाई करने में। मास्टर्स में थीसिस और रिसर्च वगैरह करना होता है, तो मैंने सोचा कि अब PhD भी करना है आगे। तो फिर मैंने सोचा कि PhD करना है तो इंडिया से नहीं, बाहर से करना है। तो कहाँ से करना है, तो मैं थोड़ा बैठा सोचा कहाँ से करते हैं। US UK तो जाना था नहीं मेरे को, बहुत खर्चा था वहाँ पे, और सारे लोग वहीं जा रहे थे, GRE MS करके सब वहीं पे पढ़ रहे थे। तो मैं सोचा कि जापान से करते हैं। वो सडनली मेरे दिमाग में आया था जापान से करते हैं। तो फिर जापान से करना है तो जापानीज पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन मैं मेस में बैठा हुआ था और मेरे सामने एक बंदा बैठा था, मैं उसे नहीं जानता था, बट हम खाना खा रहे थे मेस में और बारिश चल रही थी बाहर। और वो ऐसे हाई हेलो किया मैंने बंदे को, और उसको पूछा कि कैसे हो, कहाँ से हो, ऐसे नॉर्मल बात किया। फिर वो गड़बड़ में था थोड़ा, तो मैं उसको पूछा कहाँ जा रहा है। तो बोला मैं अभी बैंक में जा रहा हूँ DD भरने, जापानीज लैंग्वेज का क्लास लगाना। बोला तो बोला अरे जापानीज लैंग्वेज कहाँ पे लगा रहा है। तो बोला पुणे यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, आज आखिरी डेडलाइन है, 3 बजे के पहले DD भरना है। सडनली मुझे क्लिक हुआ यार मुझे तो PhD भी प्लान है मेरा, और लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा, उसके लिए प्लान कर रहा था मैं। तो चलो लगा लेते क्लास। तो मैंने मुझे भी भरना है भाई, मैं भी तेरे साथ में आ रहा हूँ। चल गए बैंक में, DD भर दिया। बराबर 3 बजे का डेडलाइन था, 2 बजे हम बारिश में पूरा गीला होकर पहुंचे, DD भरा और एडमिशन ले लिया मैंने। तो सेकंड ईयर में मैंने, मेरे मास्टर के सेकंड ईयर में पूरा 1 साल मैंने वहाँ पर मेरा पढ़ाई भी किया और जापानीज लैंग्वेज की भी पढ़ाई की 1 साल
पूरा। और उसके बाद में फिर मेरा PhD का मैंने बहुत सारे जो वासेदा यूनिवर्सिटी, क्योतो, केईओ यूनिवर्सिटी, होक्काइडो यूनिवर्सिटी सारे पुणे में आए थे MIT कॉलेज में, जस्ट उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हमारे कॉलेज में मास्टर्स प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, वो सब बताने के लिए वो कॉलेज में आए थे वहाँ पर। तो मैंने वो सारे ऐसे सेमिनार्स वगैरह होते थे वो अटेंड किया करता था मैं। जॉब फेयर भी होते थे ऐसे, तो मैं जाके अटेंड करता था जहाँ पे मुझे थोड़ा नॉलेज मिले। बहुत से जापानीज लोग वहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में एज ए गेस्ट बोल के आते थे, तो मैं उनसे भी नॉलेज लेता था कि कैसे प्रोसेस है जापान में जॉब के लिए, क्या स्किल चाहिए होता है, एवरीथिंग। मैं ऐसे ट्राई करता था सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और मैंने मैक्स स्कॉलरशिप की भी तैयारी चालू कर दी थी, फॉर्म वगैरह भर दिया था सारा मैंने एकदम प्रिपेयर करके कि भाई नेक्स्ट ईयर PhD को अप्लाई करना है, जाना है जापान में। बट एक होता नहीं कि चाहते कुछ और हो, जिंदगी आपसे कुछ और चाहती है। मेरा जब बैचलर के बाद में मैंने आपको बोला ना मुझे जॉब नहीं मिला था, मैंने 9 कंपनी में अप्लाई किया था वो टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मास्टर के बाद में भी PhD का तो मेरा चल रहा था, बट एक होता है ना कि एक अर्निंग सोर्स भी चाहिए होता है जब तक आपका नहीं होता एडमिशन वगैरह। बहुत सारे कंपनीज को मैंने मास्टर के बाद में भी अप्लाई किया था, हर जगह से रिजेक्शन, किस कंपनी इंटरव्यू में बाहर, किस में एप्टीट्यूड में बाहर। ऐसा करते करते मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हो रहा था वो टाइम पे, यानी ऐसा हो गया था कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं। बट मैं होप नहीं छोड़ा था, मतलब नहीं करना तो है, यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब आगे कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने जापानीज क्लास लगा लिया और मैं बस फुल फोकस के साथ में जापानीज पढ़ता था। मेरे रूम में दीवारें खराब होती थी, मैं रेंट में रहता था ना, तो टॉप फ्लोर पे था मेरा घर, तो छत के ऊपर से पानी आता था, तो पूरी दीवारों में फूटी दीवारें रहती थी, पानी आता था उसमें। तो मैंने दीवारें खराब हो गई थी, तो मैंने जापानीज के नोट्स बना के सारे दीवार पे पीछे ये साइड में आगे सब चिपका दिए थे, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग। रोज वहां से मैं पढ़ाई करता था। मेरे रूममेट्स हंसते थे मेरे ऊपर, रूममेट के दोस्त आते थे वो भी हंसते थे कि भाई ये क्या चू चाचू पढ़ रहा है, ये क्या लैंग्वेज है नॉल। मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया उनके बातों पर, मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई किया। तो वो टाइम पे जापानीज कंपनीज मेरे यूनिवर्सिटी में आ गई थी रिक्रूटमेंट के लिए, और उनको चाहिए थे इंजीनियर्स विद सम जापानीज लैंग्वेज, जिनको थोड़े बहुत जापानीज आती है। और मेरा वो टाइम पे N5 के अराउंड था, तो मैंने पहला टेस्ट दिया, क्लियर हुआ, एक इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर हुआ। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि दे वांट मी टू जॉइन द इंटरव्यू इन जापान। तो मेरे साथ में और भी थे, कोई अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे एम्प्लॉयज काफी सारे वहाँ पे। तो उन्होंने उनको चूज किया था, अराउंड 40 स्टूडेंट्स थे, 8 या 10 कंट्रीज से, जिनको फाइनल इंटरव्यू के लिए उन्होंने जापान में बुलाया था। तो आया मैं जापान में 1 वीक के लिए। यहाँ पर मेरे अराउंड 4 से 5 इंटरव्यूज हुए, उनके 4-5 राउंड हुए, और फाइनली उनका एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ तुम सिलेक्ट हो चुके हो, तुम अभी आंसर दे सकते हो या फिर वापस इंडिया जाके डिसाइड करो, पेरेंट्स से बात करो और फिर आंसर दो। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा ये हो गया था, एक होता है ना कि कुछ चीज़ ऐसी मिल जाती है और आप शॉक में रहते हो कि यार एक ड्रीम तो नहीं है मेरे लिए, वो सपना था एक्चुअली, कि मैं छोटे से गाँव में पढ़ाई करके इतना मेहनत करके एक ड्रीम बनाना चाहता था, और वो चाहता था PhD करना। बट मिल गया जॉब। तो आया घर पे, मॉम डैड से पूछा मैंने कि मुझे ऐसा ऐसा मिला है ऑफर, क्या करूँ। तो मॉम डैड ने सीधा बोला तू क्या चाहता है, यू डिसाइड, तुझे जाना है तू जा, तुझे अगर नहीं जाना है मत जा, डिसीजन तेरा रहेगा। वो एक्चुअली वो टाइम पे मैं उनको रियली बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर वो डीमोटिवेट कर देते कि नहीं दूसरा देश है, कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि वो टाइम पे मेरे फैमिली से तो कोई दूसरे देश में गया था नहीं, किसको बाहर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। और वो टाइम पे ऐसे भी नहीं थे, वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं कि मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो। और मेरे पास में फ़ोन भी नोकिया का था वो टाइम पे 1108, इंटरनेट मेरे पास था नहीं। बस मैंने फ़ोन पता है कब लिया था, स्मार्टफोन मास्टर्स के 2nd ईयर में, ताकि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो व्हाट्सएप यूज़ करते थे क्लास बंक वगैरह करने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं चलता था क्या अपडेट है नॉल। तो वो टाइम पे मैंने नोकिया पैसे जमा करके मैंने नोकिया लूमिया का फ़ोन लिया, तो अभी भी पड़ा है, कभी बताऊँगा आपको मैं। तो कोई था नहीं जापान का वीडियो बना देखने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे पास में, तो मैंने खुद ने डिसीजन लिया कि जाते होगा, कुछ अच्छा होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, कुछ बुरा होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो बस मैंने रिप्लाई कर दिया मेरी कंपनी को कि हाँ आई एम टेकिंग द ऑफर, और बस आ गया यहाँ पे। जैसे मैं छोटे से गांव से नागपुर गया था फर्स्ट टाइम, जो एक्सपीरियंस था सेम एक्सपीरियंस जब मैं पुणे से यहाँ पर आया था फर्स्ट टाइम। कुछ पता नहीं था मुझे यहाँ का, जीरो नॉलेज, जीरो। यानी मेट्रो में बैठना कैसे है, स्टेशन के अंदर एंट्री कैसे करना है, वो तक मुझे पता नहीं था। मैं 7 दिन तक घर के बाहर नहीं निकला था दोस्तों, 7 दिन तक मैं घर में था कि अगर बाहर निकल गया गुम जाऊंगा। मुझे गूगल मैप यूज़ करना नहीं आता था, और वो टाइम पे मेरे पास लूमिया फ़ोन था, तो यहाँ भी मेरे पास लूमिया का ही था। बट जब मैं यहाँ पर आया तो वो लूमिया तो काम ही नहीं कर रहा था यहाँ पे बराबर से, और वो थोड़ा हैंग भी करता था। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम पे, अभी तो शायद आप ऐसे भी ले सकते हो, बट हमको हमारी कंपनी ने डोकोमो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया था सिम कार्ड, और वो आईफोन के साथ में था। आईफोन 6 था मेरा पहला फ़ोन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट था सिम कार्ड और फ़ोन का टुगेदर, तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो मैंने वो फिर आईफोन, फर्स्ट मेरा आईफोन था वो टाइम पे, वो भी यूज़ करना नहीं आता था मुझे। 1 महीना लग गया वो पूरा समझने के लिए क्या कैसे ऑपरेट करते हैं उसको, और धीरे धीरे फिर मैं सीखते गया
ऑफिस का कल्चर पता नहीं था, खान पान यहाँ का पता नहीं था कि कैसे ऑर्डर करना है, कैसे रेस्टोरेंट में जाना है, ऑफिस में कैसे कल्चर होता है ना, एवरीथिंग सब मेरे लिए नया था। और मुझे ना 6 महीने में एकदम डिप्रेशन में था दोस्तों, यानी इतना डिप्रेशन में था मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि यार छोड़ के जाते हैं, यहाँ का माहौल अकेला, खाने पीने का खुद से बनाओ, ऑफिस जाओ सुबह, खाना बना, घर पे आके खाना बनाओ। वो टाइम पे थोड़ा मेरा चीज़ें धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगा। बट फिर देन वैसे मैं फिटनेस में तो काफ़ी सालों से हूँ, बट फिटनेस ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। यानी जिम जाना, एक्सरसाइज करना। मैं रात में 12 बजे तक अगर लेट होता तो मैं रनिंग के लिए जाता था, तो वो चीज़ मुझे एक्टिव रखती थी, मोटिवेट करके रखती थी मुझे। और मेरा लर्निंग मुझे अच्छा लगता है, कोई भी नई चीज़ मुझे सीखने में अच्छा लगता है। तो बस मैं सीखते गया। यहाँ का कल्चर मुझे फिर यूज टू हो गया, मैं ऑफिस कल्चर यूज टू हो गया। और धीरे धीरे फिर 1 साल के बाद में मैं बहुत, मुझे ऐसे अपना घर जैसा यहाँ पे फील होने लगा। तो बस ऐसा मेरा जापान आने के बाद में जर्नी था। और जापान आने से पहले का जर्नी तो मैंने आपको बताया कि मैं छोटे से गाँव से था। तो मुझे आपको बस ये बताना चीज़, आप में से काफ़ी लोग मेरे जैसे होंगे अभी, जब मैं पहले था छोटे से गाँव से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी रिसोर्सेस आपके पास में नहीं होंगे, मेरे पास भी रिसोर्सेस नहीं थे। बट आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज़ मत दो, ठीक है। बस लाइफ में आगे बढ़ो, जो भी आप कर रहे हो फोकस के साथ में करो, डेडिकेशन के साथ में करो, एंड होप और ट्रस्ट आपको चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट चाहिए। आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, मुझे भी बाहर के लोग थे बहुत सारे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। बट बिफोर कमिंग टू जापान, वैसे मैंने उनको पूछा नहीं था, बट स्टिल उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया कि मत जाओ, जापान में ऐसा होता है, वैसा होता है, वहाँ के लोग ऐसे है, खान पान ऐसा है, मत जाओ, ऐसा वैसा, बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश की। बट मैंने कुछ नहीं सुना, 10 लोगों को मैंने सुना, बट डिसीजन मैंने मेरा लिया। तो आपको ऐसा ही करना है, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग रहेंगे, बट आप नहीं सुनना है, आपका खुद का डिसीजन लेना है। और जो आप अभी कर रहे हो स्टिक टू इट, क्योंकि कोई भी चीज़ करने को ना उसका आउटपुट मिलने के लिए आपको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा टाइम दो, एफर्ट दो, इनपुट दो, जितना हो सके उतना, आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। तो ये था मेरा स्टोरी शॉर्ट में, और बहुत सी बातें बीच में हुई है, बहुत डाउन्स आए थे बीच में, तो वो भी बताऊंगा तो वीडियो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक मेरे डाउन्स का भी एक वीडियो बनाऊं जिसमें मेरे जितने फेलियर्स है वो मैं आपको सारे बताऊं, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले उसके थ्रू, तो मुझे आप जरूर कमेंट में बताना। और आपको क्या लगता है ये स्टोरीज जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई, वो सुन के अगर आपको रिलेट होता है तो भी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ इसे सीखने को मिला तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है इन बातों से, तो मुझे खुशी मिलेगी एक्चुअली उस बात से। तो बस यही मुझे इतना बताना था। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का। वैसे तो आज कुछ किया नहीं हमने, गर्मी है दिन भर। आई होप मेरा पैर 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो हमारा जो ताइक्वांडो और जिम है वो फिर से कंटिन्यू कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन बटन दबा देना, ताकि आप जापान की वीडियोस मिस ना करो। तो मिलता हूं आपको मैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।